हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडे वील बी स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आपको गेम जैसा लगेगा। इसके अपने कुछ रूल्स हैं। आपको एक फील्ड मिलेगी टैबुलर फॉर्म में, और उस फील्ड में आपको, उस टेबल में आपको बहुत सारे खेल खेलने होंगे। कभी वैल्यू इधर से उधर रख दो, उधर से इधर रख दो, इधर प्लस कर दो, उधर माइनस कर दो, इधर रख दो, उधर हटा दो। I mean, you will be given a table kind of question, और उसी टेबल में अपने को कुछ ना कुछ खेल खेलना है और उसके बाद अपना आंसर आ जाना है। तो टॉपिक क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये बात तो पक्की है कि कहीं से कुछ ट्रांसपोर्ट होगा और कहीं पर कुछ पहुंचेगा। एक बात तो गारंटीड है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक बात गारंटीड है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से चलेगा और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंचेगा। और क्योंकि हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ओएमएसएम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना होगा। हमें या तो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा या फिर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। तो आइए दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर इन दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये बड़ा सवाल नहीं है, मतलब बड़ा चैप्टर ये नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कुल मिलाकर इसमें 3, 3, 6 और 1, 7 केवल 7 क्वेश्चंस हैं इन योर स्टडी मटेरियल। आइए दोस्तों, लिखना शुरू करते हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। लेट अस राइट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, राइट। पॉइंट नंबर 1, there are generally more than one source and more than one destination for any ट्रांसपोर्टेशन टू बी डन। देखो दोस्तों, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन लिखना शोभा नहीं देता हमें और आपको। मैंने समझ लिया कि हम ट्रांसपोर्टेशन नाम के टॉपिक में हैं, तो बच्चे को व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाना चाहिए। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे अब तक। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन शब्द समझने से पहले भी ट्रांसपोर्टेशन शब्द का अंग्रेजी मीनिंग, नॉर्मल वर्ड मीनिंग वाला मीनिंग अपने को पता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो मतलब एक सामान्य अंग्रेजी हिंदी की भाषा में होता है, वही ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इधर है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, किसी सोर्स से कुछ चलेगा और किसी डेस्टिनेशन तक कुछ पहुंचेगा। अब वो चाहे कार्गो प्लेन से जाए या बैलगाड़ी से, हमें इस बात का कोई असर नहीं, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक, ट्रांसपोर्टेशन का रूट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, कुछ भी हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये तो भाई तुमको पता ही है, राइट। देखिए, 100% पता अपने को, इस बात से बिल्कुल हम मुकर नहीं सकते। तो मैंने पहला पॉइंट ये नहीं लिखा व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि हम ये हमेशा मानकर चलें कि हमारे पास सोर्स एक से ज्यादा होंगे और हमारे पास डेस्टिनेशन भी एक से ज्यादा होंगी। अगर हमारे पास, ऐसा इमेजिन करो, केवल एक ही सोर्स हो, मान लो हम कोई ऐसा सामान ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं जो एक ही फैक्ट्री में बनता है पूरे के पूरे भारत में, मतलब सारे के सारे राज्यों में, पूरे नेशन वाइड इलाके में एक फैक्ट्री के अलावा कोई और वो बनाता नहीं, तो फिर प्लानिंग का क्या फायदा। कॉस्ट मिनिमाइज और प्रॉफिट मैक्सिमाइज का चक्कर ही नहीं है, वो तो जिसको लेना वहीं से लेना, काहे का ट्रांसपोर्टेशन। जब वो चीज दूसरी जगह उपलब्धि नहीं है, आदमी ट्रांसपोर्टेशन का प्लान कब बनाएगा, जब ये चीज इधर भी मिल रही है उधर भी मिल रही है। तो मैं देखूं कि पैसे किधर कम लगेंगे ट्रांसपोर्ट करने में, प्रॉफिट किधर ज्यादा होगा ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रैफिक किधर कम लगेगा ट्रांसपोर्ट करने में, गाड़ी कितनी जल्दी पहुंच जाएगी ट्रांसपोर्ट करने में, है ना। लेकिन जब सब कुछ, कोई एक ऐसी चीज है, मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे वो इलेक्शन में इंक नहीं लगाते उंगली पर, वो एक ही फैक्ट्री में बनती है साउथ की तरफ कहीं, शायद तेलंगाना में। तो आप सोचिए, एक इकलौती जगह जहां पर वो इंक बनती है वो तो वहीं से निकलेगी, और क्या होगा। तो सोर्स अगर एक हुआ तो फिर प्लानिंग का फायदा नहीं है। उसी प्रकार डेस्टिनेशन अगर एक हुआ तो फिर काहे का प्लानिंग। मान लीजिए कोई एक कस्टमर है,
पूरी दुनिया का कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है, मान लो ये कैलकुलेटर ऑर्बिट का है, ये कैलकुलेटर पूरे दुनिया में जहां भी बनता है खरीदता है एक ही आदमी, मिस्टर एक्स। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही तो मैंने लिखवाया है कि ऐसा नहीं होता जनरली कि सिर्फ एक सोर्स हो या सिर्फ एक डेस्टिनेशन हो। ऐसा कब होता है? सामान्यतया दोस्तों तो हमारे पास एक से अधिक सोर्स होंगे जहां से माल चलेगा, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल फैक्ट्रियां, और एक से ज्यादा डेस्टिनेशंस होंगी जहां पर माल पहुंचेगा, फॉर एग्जाम्पल मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3 या वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3। समझ गए आप? ग्रेट। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 2। इफ वी हैव just one source or just one destination comma, there can be no question for planning, as we will be compelled, हमारी मजबूरी हो जाएगी दोस्तों, we will be compelled to get the goods from that single source, एक ही जगह से लेने पड़ेंगे, from that single source, और we will be compelled to deliver goods to just that destination। अगर सोर्स एक हुआ तो सबको वहीं से खरीदना पड़ेगा, और अगर डेस्टिनेशन एक हुई तो सबको वहीं तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? हमारा उद्देश्य है कि यदि हम प्लानिंग करें तो हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्ट रूट तैयार करें, हम सोर्स से डेस्टिनेशन का एक ऐसा रास्ता तैयार करें जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम हो। ऐसे समझिए दोस्तों कि ये कैलकुलेटर बनाने की हमारे पास 4 फैक्ट्रियां हैं पूरे भारत में, और हमें अपना माल बना करके अपने पूरे भारत में जो हमारे 5-6 गोडाउन है वहां पहुंचाना है। तो सोचिए 4 हमारे पास फैक्ट्रियां हैं और 6 हमारे पास गोडाउन है, तो हमारी फैक्ट्रियों से माल निकलेगा तो वो हो जाएंगे सोर्स, और हमारे गोडाउन्स में माल पहुंचेगा वो हो जाएंगे डेस्टिनेशन। तो हमें इस बात की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना कि कौन सी फैक्ट्री से कौन से गोडाउन में माल पहुंचाना है, कौन सी फैक्ट्री से कौन से गोडाउन तक सस्ता माल पहुंच पाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम से कम रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कम से कम रहेगी। भाई आप कोई भी प्रोडक्ट उठा देख लीजिए, बिस्किट का पैकेट, टॉयलेटरीज, रेडीमेड गारमेंट, उनका कोई एक प्लांट थोड़ी है। पेप्सी का कोई एक प्लांट थोड़ी है भारत के अंदर, कई सारे बॉटलिंग प्लांट होंगे ना। जब पेप्सी का बॉटल तैयार होता होगा तो तुम्हारे हाथ में जो पेप्सी का बॉटल है वो कौन से वाले प्लांट से आया है, ये मैटर करता है ना। समझ गए सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो पॉइंट नंबर 3, our objective in this chapter shall be to design a transportation plan, हमें डिजाइन करना होगा ट्रांसपोर्टेशन प्लान टू डिटरमाइन द ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स लाइक who will supply to whom, मतलब कौन सा सोर्स कौन से डेस्टिनेशन को सप्लाई करेगा, हाउ मच विल बी सप्लाइड, कितना सप्लाई करेगा। ये भी तो हो सकता है कि
हमारी 4 फैक्ट्रियां थी, 6 गोडाउन्स थे। मान लो कोई गोडाउन वाला मैनेजर बोलता है भाई अपने यहाँ बहुत सेल है, फैक्ट्री वालों से कहता है सारा माल बना के भाई हमें भेज दो। फैक्ट्री कह रही है ऐसा कैसे कर लूं, मैं आधा ही माल भेजूंगी तेरे को, आधा मैं दूसरे को भेजूंगी, तो ये भी तो लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो कोई बात नहीं, वो गोडाउन वाला बोलेगा आधा चल इस फैक्ट्री से ले लेता हूं, बाकी आधा दूसरी फैक्ट्री से ले लेता हूं, ये भी तो हो सकता है। तो आप सोचो हु विल सप्लाई टू हुम, कौन किसको सप्लाई करेगा, कितना सप्लाई करा जाएगा और एट व्हाट कॉस्ट सप्लाई विल बी डन, एट व्हाट कॉस्ट सप्लाई विल बी डन। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया? बस एक एग्जाम्पल से देख लो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे। भाई हमारे पास अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैक्ट्रीज 4 हैं, F1, F2, F3, F4, राइट। और हमारी फैक्ट्रियां हमारे ही गोडाउन्स को माल बनाकर भेजेंगी, फिर गोडाउन से आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा ऑर्डर के हिसाब से। तो G1, G2, G3 मान लो 3 गोडाउन्स हैं, तो हमारे पास बताइए पॉसिबल रूट्स कितने हुए, पॉसिबल रूट्स कितने हुए, इनका मल्टीप्लाई 4 into 3, 4 फैक्ट्रियां और 3 गोडाउन, 12 रूट, राइट। अब 12 रूट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इफ वी प्रेजेंट these 12 routes in table, comma, it will look like as follows। इन 12 रूट्स को अगर हम टेबल में रखें तो देखो कैसे देखेगा। F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4। अब आप देख लीजिए, देखिए तो 12 रूट कैसे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री नंबर 1 इन तीनों गोडाउन्स को भेज सकती है सामान, फैक्ट्री नंबर 2 इन तीनों गोडाउन्स को भेज सकता है, फैक्ट्री 3 इन तीनों गोडाउन्स को भेज सकता है, फैक्ट्री 4 इन तीनों गोडाउन्स को भेज सकता है। उसी प्रकार ऐसे भी बोल सकते हो कि गोडाउन 1 इन चारों फैक्ट्रियों में से खरीद सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है, गोडाउन 2 इन चारों फैक्ट्रियों में से रिसीव कर सकता है, गोडाउन 3 इन चारों फैक्ट्रियों में से रिसीव कर सकता है। तो एक बात तो कंफर्म्ड है ना अपने को कि हमारे पास कई सारे फैक्ट्रीज हैं, यानी कि मटेरियल के सोर्स, हमारे पास कई सारे गोडाउन्स वेयर हाउसेज हैं, यानी कि डेस्टिनेशन फॉर द मटेरियल, एंड देयर आर टोटल 12 रूट्स। सो वी नीड टू डिसाइड विच रूट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आप सोचो फैक्ट्री 1 गोडाउन 1 को माल भेजेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ और होगी, फैक्ट्री 1 गोडाउन 2 को माल भेजेगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ और होगी। रूट नंबर 1 की, 5 की, 9 की या किसी भी रूट की कॉस्ट जरूर थोड़ी ये सेम होगा। तो हमको ऐसा रूट डिसाइड करना है जिसमें हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाए, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 4, transport cost of all the routes, transport cost of all the routes available cannot be the same, cannot be same, so we need to design। तो फिर हमें ऐसा डिजाइन करना है, we need to design a route plan which results in lowest possible cost or highest possible profit। क्लियर हो गई जी बात, पक्का समझ आ गया दोस्तों। देखो इससे आगे बढ़ना मत तुम,
तुम्हें अगर हल्का सा कंफ्यूजन अभी भी रह गया हो तो तुम दो काम करना। पहला, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर दो, ये पूरी एक बार दोबारा देख लो। सर नहीं समझ नहीं आ रही, दोबारा देखने से क्या होगा? कोई बात नहीं, भाई कह रहा है ना, मान लो बात को, दोबारा देख लो पूरा। अगर जरा सा 1% भी आंख बंद करके गहरी सांस लेके अपने आप से ईमानदारी से, क्या कहते हैं उसे, अपने अंदर झांक के पूछना अपने आप से कि मेरे को लाइनें समझ आ गई अब तक जो सर ने बोला, अगर सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ना, वरना दो काम करने। पहला, एक तो रिवाइंड करना है, दूसरा काम क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूट की बुक से, जो सीएम इंस्टीट्यूट की बुक है जिसमें कुल मैंने बताया ना 7 क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन, आंसर नहीं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, तो तुम्हें सिनेरियो बिल्डिंग समझ आ जाएगी। अच्छा ऐसे होता है, ये एक फैक्ट्री, एक कंपनी है, उसके 4 फैक्ट्रियां हैं, 3 गोडाउन्स हैं, यहां से यहां जाने का, वहां से वहां जाने का इतना कॉस्ट है, तो वो पूछ रहा है कि बताओ प्लान, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। आई डू नॉट वांट टू शो यू एनी क्वेश्चन। फिलहाल अपने को क्लियर हो गया, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर के। और दोस्तों ये मुझे आप लोगों को बताना बहुत मैंडेटरी था, क्योंकि इसके बिना एकदम से क्वेश्चंस पे जंप करवाना हमें शोभा नहीं देता। ये जरूरी है कि हम समझें कि ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में असल में हमें करना क्या है। ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में ऐसी ही एक टेबल या तो हमें बनी बनाई देगी, मतलब इन मिलेगी, या फिर हम खुद बना लेंगे। लेकिन हमें ये एग्जाम में हमेशा गिवन होगा सोर्स कौन कौन है, एग्जाम में हमेशा गिवन होगा डेस्टिनेशन कौन कौन है, एग्जाम में हमेशा गिवन होगा कि यहां से यहां की जितने रूट बन रहे हैं इनकी कॉस्ट क्या है, तो यूनिटरी कॉस्ट सब गिवन होगी। हमको सिर्फ एक प्लान डिजाइन करना है, और वो प्लान कैसे डिजाइन होगा वो अब हम समझना शुरू करते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए, ये तो मैंने जरूरी थ्योरी लिखवा दी, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, वो भी मुझे लिखवानी है। वो मैं जरा सा और कुछ बातें लिखवा दूं, फिर सवालों को शुरू करते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। अब एक नई हेडिंग डालो, मेथड्स टू सॉल्व ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन के जो 7 सवाल आपके स्टडी मैट में हैं, उन 7 क्वेश्चंस को कई मेथड से किया जा सकता है। ऑल्दो उन अलग अलग मेथड्स में से एक मेथड बहुत फेमस है, एग्जामिनर हमेशा उसी मेथड से पूछता है, लेकिन अपने को सारे मेथड सीखने हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक क्वेश्चन, अच्छा इंस्टीट्यूट की किताब में ना 7 क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। 7 क्वेश्चंस भी हैं, और इन 7 क्वेश्चन के अलावा एक एग्जाम्पल भी है। तो हम क्या करेंगे ना, एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में, वो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, उसको मैं हर मेथड से रिपीट करके दिखा दूंगा आपको। हम क्या करेंगे, 7 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले, क्योंकि वो बड़े और अच्छे प्रश्न है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि आपका फाउंडेशन, ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। फाउंडेशन मतलब बेस स्ट्रांग हो जाए, है आप ग्रुप 2 में, ठीक है। मैं कह रहा था बेस जिससे आपका स्ट्रांग हो जाए। हम क्या करेंगे, जितने मेथड्स हैं, हर मेथड से एक ही एग्जांपल को बार बार सॉल्व करेंगे, ताकि तुम्हें सारे मेथड्स के डिफरेंस पता चल जाए, सारे मेथड के स्टेप्स तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि एग्जाम में अगर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मेथड का नाम नहीं देता वो, तो एक फिक्स मेथड है, वो यूज करना है, बाय डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन का पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अच्छा, इसके अन्य नाम भी हैं, इसके और भी नाम है, मतलब मैं तो हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही बोलता हूं, बाकी दुनिया में भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही बोलते हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट की किताब में इसके अन्य नाम भी दिए हुए हैं, तो वो अन्य नाम भी लिख लीजिए। पता नहीं ना कब वो दूसरे नाम से क्वेश्चन पूछ ले, फिर आपको लगे ये तो कराया ही नहीं गया था क्लास के अंदर। चलो, इसका दूसरा नाम है कूपर चार्नर मेथड। इसका तीसरा नाम है अपर लेफ्ट कॉर्नर मेथड। इसका एक और नाम है स्टेपिंग स्टोन मेथड, राइट, ठीक है। ये एक ही मेथड था। फिर है रो मिनिमा मेथड,
क्या करना होता है सर इसमें? अरे बताऊंगा ना, बिल्कुल बताऊंगा, बेफिक्र रहो। फिर कॉलम मिनिमा मेथड, फिर उसके बाद मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, राइट। फिर उसके बाद है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इस वाले को ना वैम नाम से भी जानते हैं। तो जो ये शुरू के 4 मेथड है, ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। रेयरली का मतलब ये नहीं है कि ये आ नहीं सकते। ये शुरू के 4 मेथड एग्जाम में कभी नहीं आते, कभी नहीं आते का ये बिल्कुल मतलब नहीं, आ नहीं सकते। इसलिए हम इन चारों को मेथड को भी समझेंगे। और ये है बाय डिफॉल्ट मेथड। एग्जाम में कुछ लिखा हो ना लिखा हो, आपको वैम ही यूज करना है। हाँ ऑब्वियसली किसी और मेथड का नाम लिखा होगा तो वही मेथड इस्तेमाल करोगे। मैं कह रहा हूं मान लो एग्जामिनर साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो वैम ही लगाना है। तो जो 7 क्वेश्चन है ये वाले, ये तो मैं सातों के सातों वैम से करवाऊंगा, ठीक है। बस जो ये एक एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूट की बुक में दिया हुआ, एग्जाम्पल 2 नाम से दिया हुआ है, 2, 3, 4 सब देख लेंगे। इस एग्जाम्पल को हम कितनी बार करेंगे? इस एग्जाम्पल को हम 5 बार करेंगे। एक बार नॉर्थ वेस्ट से, एक बार रो मिनिमा से, एक बार कॉलम मिनिमा से, एक बार मैट्रिक्स मिनिमा से, फिर एक बार वैम से। तो तुम्हें समझ आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। क्लियर हो गई जी बात? और हाँ, जब मैं उस मेथड को समझाऊंगा तो हाथों हाथ उसके स्टेप्स लिखवाकर, उसके 2-3 पॉइंट लिखवाकर, उसके बारे में लिखवाकर फिर उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले बताइए ये क्लियर हो गई बात? राइट, समझ आ गया? चलिए अब एक बस छोटी सी हेडिंग और बची है, फिर उसके बाद आप लोगों के नूरे नजर 7 सवाल और एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहले जरा सा बस हल्का सा लिखना बाकी है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके एग्जाम में जो ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैक्सिमम कितनी वैरायटी के आ सकते हैं, जरा मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला IBFS, दूसरा IBFS प्लस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, और तीसरा IBFS प्लस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट प्लस इंप्रूवमेंट। एक्चुअल में दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये उसकी 3 स्टेजेस हैं। मतलब इसमें तो जस्ट 1 स्टेज एग्जामिनर पूछेगा, आपको एक क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा उसे सॉल्व कर दो। IBFS मतलब इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। पहले स्टेज में क्या है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आज तक आएंगे या आ सकते हैं, सब कुछ, कोई भी क्वेश्चन हो ये जरूर निकलेगा उसमें। देख रहे हो यहां भी IFS लिखा है, यहां भी IFS निकला। IBFS एक भारी शब्द गिवन है। IBFS का मतलब है बस क्वेश्चन का आंसर। इनिशियल मतलब शुरुआती आंसर, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही हर क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी है। सबसे लंबा स्टेप ही IBFS होता है। IBFS मान लो निकाल लिया आपने तो आधी जंग तो आपने जीत ली। IBFS मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये तो हमेशा क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये भी कहेगा कि ये जो आपने सॉल्यूशन निकाला है चेक करके बताओ क्या ये बेस्ट है, क्या ये ऑप्टिमल है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में क्या करना होता है, चेक इफ
द IBFS इज बेस्ट प्लान। भाई हमने, आपको याद होगा ना कि रूट प्लान बनाना है कि कौन सी फैक्ट्री से कितने पीस कौन से गोडाउन में जाएंगे, तो हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। तो हमें अब चेक करना पड़ेगा क्या ये सॉल्यूशन बेस्ट है या कुछ और भी बेस्ट हो सकता है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। और अगर आपको पता चले कि ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बेस्ट हो सकता है, तो फिर वो बेस्ट क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट करने को एग्जामिनर बोल सकता है। डू इंप्रूवमेंट in IBFS if it is not optimal if it is not optimal and alternate solution exist। मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं है, कुछ और भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप इंप्रूवमेंट करेंगे। इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, IBFS कैसे करते हैं, ये हम लिखकर नहीं सीख सकते, क्वेश्चन करते समय ही आपको स्टेप समझ आएंगे। इसमें थोड़ा खेल अजीब है। इतने जी नियम जो आपने समझ लिए, ये बहुत समझ लिए दोस्तों, काफी नियम समझ लिए आपने। अब हम मैंने दोबारा बता देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। CMA इंस्टीट्यूट के माननीय स्टडी मटेरियल में कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 3, 6, 7 सवाल है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 से ठीक पहले एक एग्जाम्पल है जिसको कई बार उन्होंने भी सॉल्व करा है, हम भी अलग अलग सॉल्व करेंगे। जब हम उसे अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यानी कि 5 बार उसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ये तो निकालना आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 7 क्वेश्चन करेंगे, ये निकालना आ जाएगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट का समझा दूंगा और एक क्वेश्चन आपको इंप्रूवमेंट का करा दूंगा। एग्जाम में 99.99% बस यहीं तक आता है। कभी कभार ये हो जाता है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंटर लेवल पर ही आए, क्योंकि जब आप CMA फाइनल में जाओगे ना, तो वहां पर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है, उसमें फिर आपको ये मिलता है, वहां पर ये लेवल पूछा जाता है। आई एम जस्ट सेइंग फॉर अ सैंपल बेसिस, आई विल गेट इट डन दिस ऑल्सो, आई विल गेट इट डन दिस ऑल्सो। इन दोनों का मैं एक एक काम, एक एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि हाउ डज इट हैपन। 1% भाई अपने ही अटेम्प्ट में बिजली गिरी और आ गया तो क्या कर लोगे, राइट? ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, मैंने कहा ना, ये काम बहुत छोटे छोटे हैं, सारा खेल इसका ही है, राइट? क्लियर हो गई बात? ऑल राइट, सो नाउ वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन। लेट्स स्टार्ट। सो इन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, ये रहा आपका स्क्रीन पर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में यस, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। इन दिस एग्जांपल नंबर 2 अ लिटरेचर इज गिवन। इसका मतलब समझ गए आप, एक टेबल नहीं गिवन है। अच्छी बात है, हम लोग टेबल बनाना भी सीख लेंगे और इस क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करके सारे मेथड भी समझ लेंगे। आप प्लीज धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए एक ही क्वेश्चन के डेटा को 5 बार नोट करना, बट बिलीव मी, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, इट वुड बी जस्ट अ प्ले फॉर यू। इट वुड जस्ट बी काइंड ऑफ वेरी काइंड ऑफ जॉयस एंड हैप्पीली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बहुत इजी गोइंग रहेगा आपके लिए। अभी का संघर्ष आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा। देखो दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिना ये सोचे समझे कि 5 मेथड है, कि ट्रांसपोर्टेशन है, कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट भारी है, बड़ा है, लंबा है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द थ्योरी। क्या पूछा क्या इसने, बोल क्या रहा है? अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज। ओके, सो इट हैज 3 फैक्ट्रीज। आप भी एग्जाम में जैसी पढ़ें तो पहले अपने पास ये लिख लें, 3 फैक्ट्रीज हैं, O1, O2, O3। ऑल राइट, O1, O2, O3, ठीक है। Whose daily production of a material are respectively 7, 9, 18 units। मतलब एक दिन में ये 7, 9 और 18 यूनिट ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। डेली प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, सो O1 produces 7 units, this 9 units and 18 units। So फैक्ट्रियों से इतना ही माल सप्लाई करना है हमें। It has 4 warehouses, all right।
So it has warehouses also. D1, D2, D3, D4. अच्छा 4 warehouse है. D1, D2, D3 and D4. Okay. इनका whose capacity of storage मतलब कितना अधिकतम ये स्टोर कर सकते हैं is 58714. Is 58714 units. Right. अब आगे पढ़ते हैं. So that all units of production can be stored there. The cost per unit material of transporting. Cost per unit material transporting. Cost per unit material transporting मतलब फैक्ट्री से वेयरहाउस तक ले जाने में कितना खर्चा आता है पर यूनिट. फ्रॉम O1 टू द 4 वेयरहाउस. O1 से अगर हम लेके जाएंगे, O1 से अगर हम लेके जाएंगे, O2 से अगर हम लेके जाएंगे और O3 से अगर हम लेके जाएंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं. एक्चुअली मैं इसी पेज पे रहना चाहता हूं, स्क्रॉल करके फिर गड़बड़ हो जाएगी या मतलब स्वैप करने से गड़बड़ हो जाएगी. O1 से अगर हम लेके जाते हैं 4 वेयरहाउस को तो 19, 30, 50 और 10 रुपए का खर्चा आता है. 19, 30, 50 और 10 रुपए का खर्चा. ये 4 क्यों दे रखे भाई? गोडाउन 4 है ना. O1 नाम की तुम्हारी फैक्ट्री से तुम्हारे 4 वेयरहाउस तक माल जाएगा, तो पहले वाले को माल जाएगा तो 19 रुपए पर यूनिट की लागत है, दूसरे में 30 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए. O2 से अगर माल जाएगा तो 70, 30, 40, 60. 70, 30, 40 और 60 ये कॉस्ट है. तो तुम्हारी दूसरी फैक्ट्री से अगर तुम्हारे वेयरहाउसेस को माल जाता है, सो यू नीड टू स्पेंड 70, 30, 40 एंड 60, राइट. फिर O3 से अगर जाएगा तो 48 और 70, 20. 48, 70, 20, राइट. अब ध्यान से देखिएगा. फाइंड अ बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. फाइंड अ बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मतलब IBFS. याद है ना, IBFS, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, एंड द करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट, कुल कितना खर्चा लगेगा, बाय द मेथड ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. अब इन्होंने एक बार नॉर्थ वेस्ट से यही क्वेश्चन पूछा, फिर ये रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैट्रिक्स मिनिमा, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन, बार बार ये मेथड चेंज करेंगे. देखो ये एग्जाम्पल 2 क्लियर है. सॉल्व अभी मैं करवाता हूं, आप रुको. एग्जाम्पल 3 इन्होंने क्या दिया, एग्जाम्पल 2 को अब इस वाले मेथड से सॉल्व करो. अब देखो एग्जाम्पल 4 क्या है, एग्जाम्पल 2 को फिर इस मेथड से सॉल्व करो. तो आप समझ गए क्या हो रहा है. सेम क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करवा रही है. तो हम इस क्वेश्चन का डेटा यूज करके 5 बार 5 मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं. एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं. आपको याद होगा हमारे पास 4 फैक्ट्रियां थी, O1, O2, O3 और O4, राइट. उसके बाद हमारे पास 3 वेयरहाउस थे. 3 वेयरहाउस में वेयरहाउस का नाम क्या था, D1, D2, D3. अच्छा फैक्ट्रियां 3 है, फैक्ट्रियां 3 है, वेयरहाउस हमारे पास 4 है, D1, D2, D3 और D4, करेक्ट. ठीक. जो O1 से कॉस्ट है 19, 30, 50 और 10, तो ये O1 के नीचे कॉस्ट लिख दो 19, 30, 50 और 10. फिर O2 की 70, 30, 40, 60. 70, 30, 40, 60. 40, 8, 70, 20. 40, 8, 70, 20. अब एक रास्ता तो ये है टेबल बनाने का. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था डेटा सारा का सारा. ये हमारी जो 3 है वो फैक्ट्रियां थी,
और ये हमारे वेयर हाउस थे, करेक्ट। तो सर ये मैच कैसे, ये डेटा कैसे लिखा आपने? भाई O1 की कॉस्ट दी थी ना, तो O1 के नीचे लिख दी। O2 की कॉस्ट दी थी ना, तो O2 के नीचे लिख दी। इसमें हमने क्या करा, हमने कॉस्ट लिखने के बाद जो कॉम्बिनेशन बने वो ऐसे बन गए कि O1 से माल चलेगा और D1 पे पहुंचेगा तो 19 रुपए का खर्चा आएगा। O1 से माल चलेगा और D2 पे पहुंचेगा तो 30 रुपए का खर्चा आएगा। O1 से माल चलेगा और D3 तक पहुंचेगा तो 50 रुपए का खर्चा आएगा। O1 से माल चलेगा और D4 पे पहुंचेगा तो 10 रुपए का खर्चा आएगा। इसी प्रकार सारे खर्चे दे रखे हैं, तो हमने टेबल में प्लॉट कर दिए, कुछ और नया काम थोड़ी करा। कई बार तो दोस्तों ये टेबल बनी बनाई दी होती है एग्जाम में। यहां तक हो गया। एक रास्ता और है, इसकी जगह आप इसे दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हो। ये कॉलम की जगह रो, रो की जगह कॉलम, आंसर मैच करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एग्जाम में। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम यहां पर लिख दें O1, O2 और O3 ऐसे कर दें, और यहां पर D1, D2, D3 और D4। अब ये O1 में के आगे जो पैसे थे वो लिख दो, 19, 30, 50, 10, 19, 30, 50 और 10। फिर उसके बाद 70, 30, 40, 60, फिर उसके बाद 40, 8, 70, 20। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? समझ आ गई बात? लेकिन ये दोनों में से कौन सा चूज करना है, उसके लिए आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं मैंने ये वाला चूज करा तो तुम वो यही वाला चूज करो, तुम जो मर्जी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बिल्कुल इग्नोरेबल आइटम है ये, कैसे भी कर दो, बस वेरिएबल के नीचे उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखना। भाई O1 की जो वैल्यूज थी वो हमने ऐसे लिख दी क्योंकि O1 यहाँ कॉलम में था। O1 की यहाँ पर वैल्यू हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखी क्योंकि O1 यहाँ पर रो में था। तो जो जिधर है उसकी वैल्यू उधर है, वो बात खत्म। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आ गया? एग्जाम्पल क्वेश्चन। अब आपको याद होगा, मैं जरा ये वाला मिटा देता हूं। भाई एक मेथड अपने पास हमने रख लेना है ना, हमने ये वाला मान लो चूज कर लिया। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाली टेबल के अंदर एक चीज की और कमी है। वो क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे आप पहचानेंगे। इस क्वेश्चन में ये गिवन था कि फैक्ट्रियों की माल बनाने की जो कैपेसिटी है वो है 7, 9 और 18 यूनिट्स। इससे ज्यादा ये नहीं बना सकती, 7, 9 और 18 यूनिट्स। तो हम ये भी अपनी टेबल में नोट कर दें। यहां पर हम एक टेबल में और लाइन खींच दें, हम यहां पर लिख दें 7 और क्या था, 9 और 18, 7, 9 और 18। ये क्या है, फैक्ट्री की डिमांड या सप्लाई? दोस्तों फैक्ट्री की डिमांड कैसे हो सकती है, फैक्ट्री की होती है सप्लाई। और जो हमारा वेयरहाउस है, वेयरहाउस 4 वेयरहाउस है, 5, 8, 7, 14 इनके पास कैपेसिटी है। 5, 8, 7, 14 से ज्यादा ये स्टोर कर नहीं सकते। तो ये फैक्ट्री से क्या करते होंगे, डिमांड। वेयरहाउस मार्केट में सप्लाई करता है, अलग बात है, मार्केट से मतलब थोड़ी है, तुम्हें तो इन दोनों में कंपेयर करके बताना है। इन दोनों के बीच में माल कहां से उठ के चलेगा, फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री हो गई सोर्स सप्लाई का, लेकिन पहुंचेगा कहां, वेयरहाउस। तो वेयरहाउस में क्या हो गई, डिमांड। तो यहां पर होगी डिमांड, राइट। ये देखो कितनी डिमांड है, 5, 8, 7, 14। 5, 8, 7, 14। अब जरा टोटल करते हैं डिमांड और सप्लाई का। 5 + 8 + 7 + 14, 34 है ये तो, इधर जोड़ते हैं। 7 + 9 + 18, ये भी 34 है। वाह भाई वाह, पुण्यों का फल प्राप्त हो रहा है दोस्तों आपको। 34, 34 इक्वल इक्वल, सर इक्वल ना हो तो, अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, देखेंगे ना। पहले बताओ, ये वाली बात तो समझ आ गई, राइट? ठीक, पक्का समझ आ गया। अब
यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, ठीक है। पहली बात, डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल। बिना डिमांड और सप्लाई इक्वल हुए क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नहीं, मान लो एग्जाम में डिमांड सप्लाई इक्वल ना आई तो क्या करेंगे? रुको तो, पहली बात समझे कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट इक्वल, मेक देम इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो उन्हें इक्वल करो। सर कैसे? वो तब बताऊंगा जिस क्वेश्चन में डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होगी। अभी यहां से क्यों जबरदस्ती मैं पिंच कर दूं तो मैं नया रूल आदमी भूल जाएगा। वैसे ही इतना सारा लिटरेचर हो जाता समझने के लिए। अभी तुम देखो कि ईश्वर की कृपा बरस रही है, डिमांड और सप्लाई भाई बराबर बैठी। डिमांड भी 34, सप्लाई भी 34, बल्ले बल्ले, दोनों बराबर है। शाबा शाबा। और ये जो अंदर दे रखी है, ये कॉस्ट दे रखी है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रूट प्लान बनाने का। क्या करने का? रूट प्लान बनाने का। पहले बताओ, ये वाली बात समझ आ गई? ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स कैन हैव any of demand or supply in row or column। मतलब कोई फिक्स नहीं है, हमारी चॉइस है। इनमें से किसी को भी रो में रख लो, किसी को भी कॉलम में रख लो। मतलब चाहे डिमांड इधर कर लो, सप्लाई उधर कर लो, तुम्हारा चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई जी बात? नाउ लेट अस सॉल्व दिस एग्जाम्पल विद ऑल द मेथड्स। ये क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करना होता है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए शुरू करें। मेथड 1, मेथड 1 यहां पर हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हम उसका लिटरेचर लिखेंगे, कुछ जरूरी बात जो मुझे आपको बतानी होगी। या फिर ऐसा करते हैं, यहां लिख देता हूं, यहां सॉल्व करा देता हूं। मेथड 1, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हमें क्या करना है? मैं पहले दो छोटे छोटे पॉइंट लिखवा देता हूं बस प्यारे से, फिर आपको मैं क्वेश्चन शुरू कराता हूं। एलोकेट एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। सर ये रूल समझ नहीं आया, क्या लिखा आपने? समझने की जरूरत भी नहीं है, आएगा भी नहीं समझ में जब तक इसे यूज नहीं करोगे। देखो भाई, ये दिशाएं होती हैं तुम्हें पता होंगी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यही दिशाएं होती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बैठा? ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बैठा ना। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट। तो यहां पर एलोकेट करेंगे। रिपीट द सेम स्टेप टिल द टेबल गेट्स फिनिश्ड। मैंने तो कहा था तुमको, देखो गेम है ये। कोई तुमसे पूछने लगे साहब बॉल वहां बाउंड्री पे जाती है तो ही उसे छक्का क्यों कहती हैं? यार ये खेल के नियम है, बात खत्म। तो जो नियम मैं समझाने जा रहा हूं दोस्तों, कृपया प्रार्थना है मेरी आपसे, उस नियम को पी जाएं और पेपर में क्वेश्चन अच्छे से कराएं। बाकी जब सॉल्व कर लोगे ना, जब 4-5 सवाल कर लोगे तो तुम्हें वाकई में लॉजिक बिल्कुल तुम्हारे गले उतरने लगेगा, ठीक है। ये मेथड की थ्योरी है दोस्तों, जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली, ठीक है, बेफिक्र रहो। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस मेथड से, तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं जरा क्वेश्चन कॉपी कर लूं, क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं मैं। O1 से लेकर O3 तक था। अच्छा, हमेशा देखो, ये मैं कॉपी कर रहा हूं, तुम भी कॉपी करना, लेकिन खुला खुला करना, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के, बड़ी बड़ी जगह छोड़ के। देखो O1, O2, O3 और इधर क्या था? D1, D2, D3, D4, ऐसे बड़ी बड़ी जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है। या पहले देख लो फिर कॉपी कर लेना, वैसे साथ साथ करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
फिर उसके बाद क्या था, 1970-40, 1970-40, और 2 रंगों के पेन हो ना तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, पेंसिल तो कम से कम रख ही लेना। 1970-40 के बाद, अच्छा यहां से लिख लेते हैं ना, 1970-40, फिर 30-30-8, फिर O3 में था 50-40-70, चालीस 8-70-20, नहीं तीसरा चौथा वाला 10-60-20, ठीक है। 19-30-50-10, 70-30-40-60, 40-60-70-20। इसमें भाई बहुत ध्यान से करना है, इसमें अंदर वैल्यू गलत हो गई तो सोचो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर 7-9-18 फैक्ट्री, 7-9-18, और दूसरा क्या, 5-8-7-14, 5-8-7-14। इसकी टेबल को ऐसे करके क्लोज कर देते हैं, यहां पर 34 लिख दिया। तो ये जो O1 O थी ये सप्लाई थी, ये डिमांड, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन वही है जो ऊपर लिखा था, एग्जाम में क्वेश्चन की टेबल बनी हुई होगी, नहीं बनी हुई तो हम बना लेंगे जैसे हमने बनाई। यहां से खेल शुरू होगा। अब तक हम पिच तैयार कर रहे थे अपनी, अब हमने बल्ला उठाया हाथ में, ये रहा हमारा बल्ला, राइट। यहां से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब रूल क्या है देखो, एलोकेट, क्या एलोकेट करना है, छोड़ो ना यार तुम रूल पढ़ो। एलोकेट एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या होता है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। और इस टेबल के अंदर वाला जो डब्बा है कॉस्ट वाला, 19-70-40-30-30-8 50-40-70 10-60-20, इस अंदर वाली टेबल का टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर कहां बैठेगा, 19। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर बताओ कहां बैठेगा, 19। इस 19 वाली जगह का क्या मतलब है कि O1 वाली फैक्ट्री माल सेंड करेगी D1 वाले गोडाउन को, यही तो है। फ्रॉम O1 द गुड्स विल गो टू वेयरहाउस नेम D1, ओके पक्का। तो इस फैक्ट्री की पास कितना माल सप्लाई करने के लिए होता है, 7 यूनिट। O1 के पास कितना माल होता है, 7 यूनिट्स, और D1 को कितना चाहिए, 5 यूनिट्स। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा, इस वाले पॉइंट को हमें फोकस में रखना है, इस वाले पॉइंट को हमें फोकस में रखना है। 19 वाले पॉइंट को ध्यान से अपनी आंखों को गढ़ा दीजिए इस 19 के ऊपर, और इस 19 के करस्पॉन्डिंग वाली डिमांड और सप्लाई पता लगाइए। इस 19 वाली जगह की डिमांड और 19 वाली सप्लाई को मैच कराने की कोशिश करिए। इस 19 वाली जगह जो फैक्ट्री है वो है O1, और O1 के पास कितना माल है सप्लाई करने के लिए, 7 किलो। वो O1 तो क्या चाहेगी, 7 का 7 किलो मेरा बिक जाए, लेकिन जो D1 गोडाउन है वो कह रहा भाई मेरे को 7 किलो नहीं चाहिए, मेरे पास तो 5 किलो रखने की जगह है, मेरे को तो 5 ही चाहिए। तो बताइए कितना माल एक्चुअल में जा पाएगा। बेचने वाला, भेजने वाला जो सेंडर है वो कह रहा 7 यूनिट ले जाओ, अरे रिसीव करने वाला कह रहा भाई रखूंगा का, मेरे पास तो 5 यूनिट है। तो ट्रिक तो ये है कि विचएवर इज लोअर ले लेते हैं, 7 और 5 में से 5। लेकिन लॉजिक तो सोचो, लोअर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सेंडर तो 7 सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, रिसीवर कह रहा भाई सिर पे थोड़ी रखूंगा, 5 ही लेके जा रहा हूं मैं तो इसका मतलब 5 आप यहां पर एलोकेट कर दीजिए, ऐसे छोटा सा गोला बनाइए। यहां पर एलोकेट करने का क्या मतलब है कि 5 यूनिट फ्रॉम O1 जाएंगी कहां पर, टू D1। बल्ले बल्ले, क्लियर हुई बात।
इसका मतलब ये 7 में से 5 यूनिट तो खत्म हो गई, अब बची कितना, 2 यूनिट। ध्यान से देखना है वीडियो को, इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, जरा सी गड़बड़ सब कुछ गुड़गोबर कर सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इधर ध्यान से देखिए, यहां पर 5 गोले में कैसे आया, O1 माल डिलीवर करना चाहता है 7 किलो, 7 यूनिट, लेकिन D1 माल रिसीव नहीं करना चाहता 7 किलो। वो कह रहा भाई पे जगह नहीं है, मैं तो 5 किलो ले जा सकता हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, जितना जा रहा है जाने दो, 5 यूनिट ही तू ले जा। हमारी फैक्ट्री में 5 किलो खत्म हो गया, 2 किलो बच गया, और इस आदमी की जो डिमांड थी 5 थी, पूरी की पूरी फिलफिल हो गई, डिमांड खत्म। समझ आया? अब वीडियो को यहां पॉज करके पहले दोबारा देखो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, जब ये समझ आ जाए तब आगे बढ़ना तुम लोग। यहां तक क्लियर हो गया? अब स्टेप 2 देखो क्या है, रिपीट द सेम स्टेप, ओहो, रिपीट द सेम स्टेप टिल द टेबल गेट्स फिनिश्ड। फिनिश मतलब जहां जहां जीरो आता जाएगा उस रो या कॉलम को पेंसिल से कट करते चले जाएंगे। सर एग्जाम में भी कट करना है? जी हाँ, एग्जाम में भी कट करना है। यहां पर मेरी पेंसिल है ग्रीन कलर, यहां जीरो हो गया ना, ऐसे करके कट लगा देंगे, इस पे कट लग गया। कट लगने से ये हुआ कि अब हमारा नॉर्थ वेस्ट ये हो गया 30 वाला पॉइंट। समझ आया? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, बल्ले बल्ले, 30 38 50 40 70 10 60 20। इसके अंदर जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वो पहले 19 था, उस रो की तो मृत्यु हो चुकी, वो रो तो गई। अब बचा क्या है, 30 30 60 50 40 70 10 60 20। इतनी बिना कटी हुई टेबल का टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है, 30। इस 30 वाली जगह पर देखिए कितना डिमांड, सप्लाई है 2 किलो। अब O1 कह रहा भाई मेरे पास पहले 7 किलो माल था, 5 किलो तो मैं D1 को दे चुकी हूं, मेरे पास 2 किलो है, चाहिए तो ले जाओ। D2 बोला हाँ मेरे को तो 8 किलो चाहिए, चलो फिलहाल आपके पास 2 किलो है वो ही दे दो। तो यहां पर क्या करा, 2 और 8, विच एवर इज लोअर, या तो विच एवर इज लोअर याद कर लो, ठीक है। वैसे ऐसे फार्मूले ट्रिक फ्रिक याद करने नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता मास्टर को, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में नंबर भी चाहिए अपने को। लॉजिक ये है कि वो 2 किलो सप्लाई करना चाहती है, उससे ज्यादा कर नहीं सकती, उसे 8 किलो चाहिए तो 2 किलो तो ले ही सकता है, तो 2 किलो ले लिया। अब इस 2 से क्या हो गया, ये 0 हो गया, इस वाली फैक्ट्री के पास माल खत्म हो गया, और इसकी डिमांड 2 किलो फुलफिल हो गई, 6 किलो अब भी बच गई, यही तो होगा। अब बताइए कौन 0 हो गया, O1 0 हो गया। जो 0 होता चला जाए उसको टेबल में से हटाते चले जाओ, पेंसिल से काट डालो। अब हमें क्या करना है, रिपीट द सेम स्टेप। अब जो हमारे पास बिना कटी हुई टेबल है, उसमें पता लगाओ टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन है, 30, ये वाला 30, ये वाला 30। इस टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़ लो, अपनी निगाहें गड़ा लो इधर, 30 इज द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। इस 30 पर सप्लाई कितनी है, 9 किलो, डिमांड कितनी है, 6 किलो, कितना एलोकेट हो पाएगा, 6 किलो। तो ये 9 की जगह रह गया 3 और ये हो गया 0। अब तो सेम काम है, जो 0 हो जाए उसे काट दो। तो सर एग्जाम में भी ऐसे पेंसिल से काट देना है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल काट देना है। और कैसे बताऊं, एग्जाम के पुराने पेपर के सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है, उस वहां पे भी लाइनें कटी हुई दिख जाएंगी आपको। अब जो बची हुई टेबल है उसमें क्या करना है, रिपीट द सेम स्टेप। सेम स्टेप में क्या करना है, बचे हुए 40 70 60 और 20 में से टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ढूंढना है। वो कौन है, 40। 40 वाली जगह डिमांड कितनी है, 7। 40 वाली जगह सप्लाई कितनी है, 3। 3 और 7 में से अंदर क्या जाएगा, 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। है ना खेल, बढ़िया वाला, आनंद ही आनंद। अब जो 0 हो जाए उसे उड़ा डालो।
अब कौन बचा माय लॉर्ड? 70 और 20। कोई बात नहीं, 70 और 20 जैसे हैं, इसमें भी टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन बैठेगा? 70। 70 वाली जगह पर सप्लाई कितनी? 18। डिमांड कितनी? 4। विच एवर इज लोअर, तो हम 4 एलोकेट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा और यहां 14 बचेगा। जो 0 हो जाए उसे उड़ा डालो। अब कौन बचा? 20 ना, अब बचा सिर्फ 20। 20 थोड़ी, अब बचा सिर्फ 20। सिर्फ 20 वाली जगह पर ध्यान दो, डिमांड और सप्लाई बराबर बैठेगी, 14 14। अब होश आया तुम्हें कि अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होगी तो क्वेश्चन सेटल ही नहीं हो पाएगा, अंत में खराबी आ जाएगी क्वेश्चन में। इसलिए पहले ही क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही डिमांड सप्लाई बराबर कर डालेंगे जबरदस्ती। अब देखो, डिमांड भी 14, सप्लाई भी 14, 14 14 0, ये भी 0, ये भी 0। अब कौन गया? कॉलम भी गया और रो भी गई, सब कट गया, बल्ले बल्ले। ठीक है सर, तो ये सॉल्यूशन है, ये वर्किंग है। सॉल्यूशन में दिखाता हूं आपको। देखो, अब इस टेबल को यहां समझा देते हैं, थोड़ा खिसका देते हैं, हेडिंग डालते हैं फाइनल सॉल्यूशन, या फिर फाइनल सॉल्यूशन की जगह आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं रूट प्लान। हमें क्या बताना था, याद है कुछ? हमें बताना था कितनी यूनिट कहां से कहां जाएंगी और उसका कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम कॉलम बनाते हैं फ्रॉम टू, क्वांटिटी, कॉस्ट का रेट और कॉस्ट। अब जहां जहां ये गोले लगे हैं, जहां जहां ये गोले लगे हैं, उन सारी जगहों के इस टेबल पे प्लॉट कर दो। देखो, पहला गोला कहां लगा है? D1 O1 में, मतलब O1 D1 लिखेंगे ना, फ्रॉम O1 टू D1। O1 से D1 में गोला लगा है, 5 यूनिट जाएगी और कॉस्ट रेट क्या है? 19। आराम से देख लो, वीडियो रिपीट करके देख लेना। फ्रॉम O1 टू D1 कितनी क्वांटिटी? 5 यूनिट। कितने रेट से? 19 रुपए के रेट से। सर ये यही वाला क्यों चूज करा आपने? पहला है इसलिए? अरे नहीं, कोई सा भी ले लो, बस गोले वाला उठाना है। जहां जहां ये नीले गोले लगाए हैं वो वाले पॉइंट उठा के यहां प्लॉट कर दो, बस सिंपल। दूसरा देखो, O1 से D2, ये 2 किलो 30 के रेट से। O1 तो पूरा हो गया, O2 D2, O2 से D2 6 किलो 30 के रेट से। फिर O2 से D3 3 किलो 40 के रेट से। फिर O3 D3, O3 D3 4 किलो 70 के रेट से। फिर O3 D4, फिर 14 किलो 20 के रेट से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां रख देंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां रख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो भाई, 19 इंटू 5 95, 2 इंटू 30 60, 6 इंटू 30 180, राइट। 3 इंटू 40 120, 4 इंटू 70 280, फिर 14 इंटू 20 280, और इसका टोटल, राइट, इसका टोटल कर लो कितना? 95 प्लस 60 प्लस 180 प्लस 120 प्लस 280 प्लस 280, 1015 रुपया का खर्चा आया। अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लान फॉलो करेंगे और ये रूट प्लान तय हो गया, इतनी यूनिट इस रेट से यहां जाएंगी, 1015 रुपया का खर्चा आएगा। लेट मी शो यू हियर। ये 1015 रुपए। क्लियर हो गई बात? बल्ले बल्ले। बचे हुए मेथड दोस्तों अगली मुलाकात में करेंगे।
सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल, मतलब 4 बार अभी और करना है। अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।